मैम गुड इवनिंग। मैंने रिसेंटली अभी आपके YouTube पे वीडियो देखा था, तो मुझे कुछ सोशल में डाउट्स थे, तो मैंने सोचा मैं आपसे पर्सनली आके वो क्वेश्चंस पूछ लूं। बिल्कुल। वेलकम गौरी एंड वेलकम टू यू टू। हो सकता है आपके भी कुछ ऐसे ही डाउट्स हों। हमने कोशिश की है कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उठाने की जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं इनमें से एक भी क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको नहीं देने वाली। मैं दूंगी आपको सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स। आप उन की पॉइंट्स को इलैबोरेट करेंगे और अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे, क्योंकि ये टाइम आपको स्पून फीड करने का बिल्कुल नहीं है। यस गौरी, प्लीज आस्क। Okay, so our first question is, why did Metternich describe Mazzini as the most dangerous enemy of our social order? देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखाई देता है जिसमें कि आपको दो नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, why did Metternich describe Mazzini as the most dangerous enemy of our social order, तो हमें समझना होगा सबसे पहले we will introduce about Metternich and Mazzini. So who was Duke Metternich? Duke Metternich headed the Treaty of Vienna 1815. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। अगर आपको याद होगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आप इंट्रोडक्शन देंगे। सो ये वही इंट्रोडक्शन होगा जहां पे हम बताएंगे ड्यूक मेटरनिश के बारे में। देन हम बताएंगे कि किस तरीके से ही वॉज रिलेक्टेड टू दी कंजर्वेटिव regime. And after that we will talk about Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini एक रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने यंग इटली एंड यंग यूरोप नाम की दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, और इन सीक्रेट सोसाइटीज का काम था कंजर्वेटिव्स के बारे में, कंजर्वेटिव्स को अटैक करना, नॉट फिजिकली अटैक करना बट उनकी थॉट प्रोसेस को अटैक करना। सो दिस इज हाउ यूरोप वाज talking about the revolutions. Conservative regimes से आजादी की बातें कर रहे थे। So that is why in this question we are going to talk about, पहली चीज we will talk about the conservative regime which was introduced by Duke Metternich in 1815. The second thing, the Giuseppe Mazzini's role in revolution. Okay, so this is what we can do in this question. Our next question is, why are banks not willing to lend to certain borrowers? अच्छा, ये क्वेश्चन अगर हम बात करें, why are the banks not willing to lend to the certain borrowers, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। किस बारे में है ये क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा, the limitation of the formal sector of credit. फॉर्मल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कौन सा है फॉर्मल सेक्टर? दैट इज बैंक्स. Banks are not able to give loans to certain people. Who are these people? Who do not have collateral. Number two, those people who do not have proper documentation process. Number three, those people who do not have a regular income. हमें बस इन्हीं तीन लोगों के बारे में बात करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, was reluctant to include the demands of industrial workers in its program of struggle. देखो, अगर हम बात करें कांग्रेस के मूवमेंट्स की, तो हम बात कर रहे हैं एनसीएम की और हम बात कर रहे हैं सीडीएम। एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें समझना होगा कि जो मॉब थी, जो लोग थे, वो दो तरीके के थे। कौन कौन थे? सबसे पहले वो लोग थे जो कि इस प्रोग्राम को फंडिंग कर रहे थे, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, और दूसरे थे वर्कर्स। अब यहां पे हमें समझने की जरूरत है कि वर्कर्स की डिमांड क्या थी? मिल ओनर्स से ज्यादा वेजेस लेना, और इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड क्या थी? कि वो ज्यादा वेजेस नहीं देना चाहते थे। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्रियलिस्ट और उनके वर्कर्स दोनों मिलकर मूवमेंट नहीं चला सकते थे, और कांग्रेस को ये पता था कि विदाउट फंडिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू रन दिस प्रोग्राम, एंड दैट इज व्हाई दे वर रिलेक्टेंट to the demands of the industrialist workers. Okay, ma'am. So our next question is, what led to the rise of the revolutionaries after the establishment of the conservative regimes in the Europe after 1850? देखो, once again ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो हमने इससे पहले क्वेश्चन उठाया था ड्यूक मेटरनिश का। 1815 के कंजर्वेटिव रेजिम की अगर हम बात करें तो हम सीधी बात किसकी कर रहे हैं? ट्रीटी ऑफ वियना 1815 की। तो हमें यहाँ पर प्लीज एक बार मैं दोबारा
दोबारा से क्वेश्चन को रीड करना चाहूंगी. What led to the rise of the revolutionaries after the establishment of the conservative regimes in Europe after 1815? मान कहाँ है? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवोल्यूशनरीज के बारे में, ठीक है. सो देखो इस चीज को हमें समझना होगा. सबसे पहले वी विल इंट्रोड्यूस आवर टॉपिक विद ड्यूक मेटरनिश, ठीक है. 1815 का ट्रीटी ऑफ वियना हम लोग इंट्रोडक्शन में लेकर चलेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जिसेपे मेज़नी के रोल के बारे में, ठीक है. क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो. मेज़नी ने कैसे एक रिवोल्यूशनरी व्यू बनाया, कैसे उसने अपनी पार्टीज फॉर्म की, सीक्रेट पार्टीज थी, बिकॉज कंजर्वेटिव रिजीम्स में रिवोल्यूशनरीज को ओपनली अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता था. तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ Giuseppe Mazzini in this question, ठीक है. Okay, ma'am. So our next question is: absence of meaningful choice is one of the greatest challenge to political parties. देखो अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो मम्मी तोरई की सब्जी बनाती है और क्या कहती है, क्या खाओगे, ठीक है. तो बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछा हुआ है, लेकिन बहुत सिंपल से तरीके से हम समझेंगे इस क्वेश्चन को. Absence of meaningful choice is one of the greatest challenge in the political parties. Simple सी limitations of political parties पूछा हुआ है. 3 पॉइंट्स लिखेंगे हम इसमें. क्या क्या लिखेंगे. सबसे पहला डायनेस्टिक सक्सेशन. अगर पॉलिटिकल पार्टीज की लिमिटेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन. क्या होता है डायनेस्टिक सक्सेशन, हम सबको पता है, राइट. अगर नहीं पता है तो पढ़ेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपको देने वाली हूँ कीवर्ड्स. सो डायनेस्टिक सक्सेशन सबसे पहली प्रॉब्लम. दूसरी प्रॉब्लम आती है हमारी लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है. और नंबर 3 जो पॉइंट है हम इसमें लिखेंगे पॉज. स्टार्ट. और तीसरी चीज इसमें आती है हमारी मनी एंड मसल पावर, राइट. सो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हम ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. फिर से जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन में. पहली बात लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन और तीसरा मनी, यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर, ठीक है. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं. स्टार्ट. Okay, ma'am. So our next question is: democracy seemed to be good in principle but felt to be not so good in practice. Support the statement with an argument. Once again, तोरई की सब्जी आ गई है हमारे सामने. Democracy seemed to be good in principle but felt to be not so good in practice. क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में. सिंपल limitations of democracy और कुछ प्रॉब्लम्स होती है डेमोक्रेसी में, बस वही लिखनी है limitations, ठीक है. स्टेटमेंट के पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें मांगा क्या गया है. ओके, दैट्स इट. थैंक यू गौरी. आई होप आज के लिए इतने डाउट्स काफी हैं. Yes, ma'am. And all the best for your board exams. All the best to you too. Thank you.